नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं सब आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक तो आप सब ने देख ही लिया है। हमारा टॉपिक है मूल विधि। और आप सबको जैसे कि पता है यूपीएसआई में मूल विधि का एक बहुत ही अच्छा रोल रहता है। और मूल विधि के आप मिनिमम 14 से 15 क्वेश्चन तो मूल विधि के आते ही आते हैं। आप सबको ये तो पता ही है, नॉर्मल सा है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है ये मूल विधि। तो इसको तो आप सब जानते ही हैं। तो मैं इसकी आपको छोटी सी एक परिभाषा समझाता हूँ। मूल विधि होती क्या है? लोगों के अधिकार तथा कर्तव्यों की बात की जाती है। मूल विधि के अंदर लोगों के जो अधिकार होते हैं और जो उनके कर्तव्य होते हैं, उनकी बातें मूल विधि के अंतर्गत की जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, कानून। दूसरा पॉइंट देखिए, कानूनों के समूह को ही मूल विधि कहते हैं। जो कानून का जो समूह होता है उसको ही मूल विधि कहा जाता है। आप एक नोट डाउन कीजिए। मूल विधि के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। मूल विधि के अंतर्गत जो दंड होते हैं उसके ही अंदर जो दंड दिए जाते हैं, जो सजाएं दी जाती हैं, जो धाराएं लगती हैं कुछ अपराध करने पर, वो मूल विधि के अंतर्गत आता है। मूल विधि के अंतर्गत दंड का प्रावधान है और दंड के प्रकार भी मूल विधि के अंतर्गत आते हैं। जो दंड के प्रकार होते हैं, मतलब किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा है, कितने समय की सज़ा है, उसका जुर्माना क्या है, वो सब हम मूल विधि के अंतर्गत देखते हैं, पढ़ते हैं। और सज़ा भी मूल विधि के अंतर्गत ही आती है। तो ये थी हमारी छोटी सी एक परिभाषा मूल विधि की, जिसको आप सब समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे मेन हेडिंग बनाइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। डेट लिखिए आप, पारित लिखिए आप 20 मई 1961, और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961। अब देखिए, पारित होने में और लागू होने में दोनों में अंतर क्या है। पारित का मतलब ये होता है जब किसी बिल को संसद में या राज्यसभा में पेश किया जाता है। पारित का मतलब होता है जब किसी बिल को पेश किया जाता है सदन में। और लागू का मतलब ये होता है जब उस बिल को मंजूरी दे दी जाती है और उस बिल के अंदर जो भी कानून बनाए हैं, जो भी नियम बनाए हैं, उनको फॉलो करना, तो उसको बोलते हैं लागू होने की तिथि। अध्याय देखिए आप, हमारे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंदर कोई अध्याय नहीं है। धाराएं कितनी हैं इसके अंदर? 10 धाराएं हैं। आप इसको कॉपी करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, आप आगे चलते हैं। देखिए, हम सीधा धाराओं पर चलते हैं। इसके अंदर 10 धाराएं दी गई है हमारी। तो हम एक एक धारा को अच्छे से समझेंगे और आप नोट डाउन करते चलेगा। सबसे पहले आप देखिए धारा 1। धारा 1 के अंदर क्या होता है और क्या दिया गया है। धारा 1 के अंदर अधिनियम का संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और प्रारंभ। अधिनियम का संक्षिप्त नाम मतलब उसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका विस्तार, विस्तार समझिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार यानी कि दायरा संपूर्ण भारत पर है। आप इसको कॉपी करते हुए चलिएगा, और जैसे मैंने ये दिखा रखा है आपको, आप ऐसे ही सेम कॉपी करते चलिए अपने नोट्स बनाते हुए। अब देखिए धारा 2। धारा 2 में क्या है? दहेज अधिनियम की परिभाषा। दहेज अधिनियम की परिभाषा को देखिए। शादी विवाह के समय पहले बाद में की गई मांग अपराध के तहत आती है। मतलब शादी के समय पहले
या फिर उसके बाद में। शादी विवाह के समय मतलब अगर कोई वर अपने होने वाली पत्नी के परिवार से कोई मांग करता है, या फिर लड़की के परिवार से कोई मांग करता है, या फिर उसके कोई रिश्तेदार या नाती से कोई मांग करता है, तो वो एक अपराध होता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आप एक नोट लिखिए। शादी विवाह के समय बिना मांग दिए गए सामान, मतलब शादी के समय अगर कोई लड़की का परिवार या उसका कोई रिश्तेदार या फिर कोई नाती दूल्हे को या फिर दूल्हे के परिवार को, मतलब लड़के के परिवार को या फिर लड़के को अपनी तरफ से, अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से कुछ उपहार में देता है, तो उसको अपराध नहीं कहा जाता, उसको गिफ्ट या उपहार कहा जाता है। देखिए, आप डेफिनेशन पढ़िए। शादी विवाह के समय बिना मांग के दिए गया सामान, वस्तु दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आया। ये एक अपराध नहीं है, उपहार गिफ्ट के रूप में माना जाता है। आप कॉपी करते हुए चलिए। सेकंड पॉइंट देखिए, मुस्लिम धर्म में, ठीक, आप एक इम्पोर्टेंट लिखना, मेहर या महर दहेज नहीं है। ये देखिए, मेहर या महर, इसमें शादी यानी कि निकाह के समय कुछ धन राशि वर या वर के पिता द्वारा वधू यानी कि कन्या को दी जाती है। ये जो मुस्लिम धर्म में ये वाली जो रस्में होती है निकाह के समय, शादी के समय, जिसको मेहर या महर बोला जाता है, उसमें जो कुछ धनराशि वर के पिता को दी जाती है, वो अपराध में नहीं आती, वो दहेज में नहीं मानी जाती। ये कानूनी रूप से इसको अपराध नहीं माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट केस लिखिए आप, 1989 केस का नाम लिखिए, हरबंस सिंह बनाम गुरुशरण कौर। हरबंस सिंह बनाम गुरुशरण कौर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था वो देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था इसमें, देखिए। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां हर एक मांग अपराध है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था, जहां लगातार बार बार मांग की जाए वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध माना जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट केस है ना, कुछ आप इनको नोट करते चलिएगा। अब आप देखिए धारा 3। देखिए धारा 3, दहेज लेना या देने के लिए सशस्त्र यानी पेनल्टी या दंड। सशस्त्र का मतलब होता है दंड, जिसको बोलते हैं पेनल्टी। ये एक कानूनी शब्द है। ये मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा हुआ है। देखिए धारा 3 में क्या है, दहेज लेने व देने दोनों ही अपराध हैं, यानी कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध के अंतर्गत आते हैं। यदि दहेज लेते या देते हैं, यदि आप दहेज लेंगे या फिर दहेज देंगे, उसके लिए दंड यानी कि सशस्ती पेनल्टी। देखिए आपको जेल भी हो सकती है। देखिए इसके लिए दंड, जेल भी है, जुर्माना भी है। जेल 5 साल कम से कम, 5 साल कम से कम जेल। और जुर्माना लिखिए आप, 15,000 रुपये। आप इन सबको कॉपी करते हुए चलिएगा। मैंने सीधा आपको 1 लाइन एकदम समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा कुछ
नहीं लिखवा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ आपको फैक्ट लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम चलते हैं धारा 4 की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम आगे धारा 4 पर। देखिए धारा 4, दहेज मांगने के लिए सशस्ती, पेनल्टी या दंड। सशस्ती मतलब दंड, पेनल्टी इसमें जेल 6 महीने कम से कम या 2 साल तक। इसमें जुर्माना आपको, इसमें जुर्माना 10,000 लिखिएगा आप, 10,000। दहेज मांगने के लिए धारा 4 में हमारा ये दहेज मांगने पर जेल भी हो सकती है 6 महीने कम से कम, और 2 साल तक भी जेल हो सकती है, और उसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी लिखिए आप। चलिए आप देखिए धारा ए या के, विज्ञापन पर पाबंदी। आप समझिए विज्ञापन पर पाबंदी कैसे। कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी या नातेदार से विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यम में विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा करता है तो वह गैर कानूनी है। आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कोई परिवार अपने बेटे या फिर बेटी या अपने किसी नातेदार, मतलब जिसको, उसके विवाह के बदले समाचार पत्र या कोई अन्य माध्यम जैसे सोशल मीडिया या फिर अदर कोई प्लेटफॉर्म में विज्ञापन मतलब उसका ऐड द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा करता है तो वह गैर कानूनी है। कानूनी है तो मतलब सज़ा भी होगी, तो इसमें जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जेल देखिए 6 महीने कम से कम, 5 साल तक भी जेल हो सकती है, जुर्माना 15,000 भी हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। समझिए आप। आगे चलते हैं, आगे समझिए। और देखिए धारा 5 लिखिए, दहेज लेने तथा देने के कारक दंड शून्य होंगे। कारक शब्द जो है आप इसको समझिए। कारक शब्द मतलब एग्रीमेंट, कोई समझौता, जो जैसे कोई समझौता होता है कि शादी से पहले या फिर शादी के बाद हम आपको दहेज देंगे इतना। जो भी आपने समझौता किया है, एग्रीमेंट जो भी आपने किया है, आप एक नोट लिखिए। नोट पे लिखिए दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु कैसी होती है। पहले दहेज मृत्यु का उल्लेख, पहले जो था दहेज मृत्यु का उल्लेख आईपीसी में था। अब बीएनएस 2023 धारा 80 में इसका उल्लेख है। पहले आईपीसी की धारा 304 में था इसका उल्लेख, दहेज मृत्यु का 304। ठीक, अब बीएनएस 2023 में धारा 80 में इसका उल्लेख है। आप एक नोट लिखिए, वह मृत्यु जो विवाह के साथ, वह मृत्यु जो, इसको 7 काट दीजिए आप, यहाँ पे लिखिए 7 वर्ष। वह मृत्यु जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो उसको दहेज मृत्यु कहा जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ आगे।
चलिए आप, दहेज मृत्यु जो होती है वो कैसे होती है और उसको कैसे माना जाता है। मृत्यु कैसे हुई है समझिए। जलाकर, शारीरिक चोट, यदि संदिग्ध या असामान्य परिस्थिति में मौत हो जाए तो वह दहेज मृत्यु है। यदि शादी के बाद किसी महिला की 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के कारण ये हो सकते हैं जलाकर, शारीरिक चोट या संदिग्ध असामान्य परिस्थिति में, तो उसको दहेज मृत्यु माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि मृत्यु से पहले, यदि महिला की मृत्यु से पहले दहेज की मांग की गई हो या क्रूरता की गई हो, वह मृत्यु दहेज मृत्यु मानी जाती है। यदि किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी 7 वर्ष के भीतर होती है, आप नोट लिखिए, यदि किसी महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हुई हो तो उसके कारण उसके कारण समझिए। अगर 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होती है, अगर उसकी मृत्यु जलाकर हुई है या शारीरिक चोट से हुई है या किसी संदिग्ध या असामान्य परिस्थिति में हुई हो या उसकी मौत से पहले दहेज की मांग की गई हो या उसके साथ क्रूरता की गई हो, तो वह उसकी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैंने आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं लिखवाई है और ना ही मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको उतना बता रहा हूँ जितना हमारा यूपीएसआई के एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर पूछता है और जितना पूछा जाता है। सिर्फ आप उतना पढ़िए, उतना ही समझिए, ज़्यादा कोई बड़ी थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊँगा, वन लाइनर में आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगा और इससे आगे की धाराएं जो है हमारी 6, 7, 8, 9, 10, धारा 10 तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ज़्यादा बड़ी कोई थ्योरी नहीं बताऊँगा, कुछ ज़्यादा मैं लिखवाऊँगा भी नहीं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं नोट्स हैं ये, आप इनको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं।